अभी जो कल आपको पढ़ा रहा था तीसरा पार्ट, कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किस हिसाब से हम बनाते हैं, उसको मैं एक बार फिर दोबारा शुरू से यहीं से ले रहा हूँ। जो इसका सीक्वेंस है वो इस हिसाब से होगा कि पहले टाइम प्लान, फिर टाइम प्लान के बाद ब्लॉक सिलेबस, डिटेल सिलेबस, वीकली वर्क चार्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग वीकली चेकशीट बनेगी, और फिर लास्ट में बनेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अपने शूटर का बनाते हैं। तो टाइम प्लान में क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 91 डेज का एक ट्रेनिंग साइकिल बनाया है, तो उसके हिसाब से ये पूरा टाइम प्लान बनाया है उसी हिसाब से। तो 91 डेज के अंदर 15 डेज हो गए हॉलीडे और प्लस संडे, वो माइनस कर दिए, तो वर्किंग डे हो गए 76। पीरियड है वो पर डे के हिसाब से 8 पीरियड रखे हैं। उसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से 3 भी रखते हैं, 4 भी रख सकते हैं। मान लो आपके पास बच्चा कम टाइम के लिए आ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उतना रख सकते हैं। हमारे के आर्मी पर्सन है, वो शूटर हमारे पास ही रहता है, तो हम सुबह से लेकर शाम तक का पूरा वो शेड्यूल चलाते हैं। तो इसमें फोरनून है, तो फोरनून में 4 पीरियड फोरनून में हो गए, तो 304 पीरियड हो गए फोरनून के। ऐसे ही आफ्टरनून के पीरियड एक दिन के 3 हैं, तो 228 आफ्टरनून के हो गए। नाइट का एक पीरियड रखा गया है, तो 76 पीरियड 90 डेज के अंदर ये हो गई। तो टोटल 90 डेज के अंदर एक एथलीट को या उस टीम को हम 608 पीरियड ट्रेनिंग करवाने वाले हैं इस टाइम प्लान के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको जो पीरियड आपने दिए हैं, फोन में आपने 304 पीरियड दिए हैं, तो इतने ही आपकी बांट, जब आप बांट करते हो तो 304 ही आने चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर नीचे हो गया तो आपका फिर वो बैठ नहीं पाएगा हिसाब से, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो आपको मिस हो रहा होगा कोई पीरियड, या फिर कुछ सब्जेक्ट छूट रहा होगा। तो वो सभी चीजों को आप आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा इसमें एक्यूरेट मिला हुआ है सब कुछ। अब जब टाइम प्लान बना लिया, टाइम प्लान में मोटा मोटा हो गया कि पीरियड की बांट हो गई कि मैंने एक दिन में कितने पीरियड करने हैं और टोटल पीरियड कितने हो गए, दिन में कैसे कैसे करने हैं, फॉरनून, आफ्टरनून और इवनिंग में या मॉर्निंग में जो भी करना है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरी बांट कर ली। तो टाइम प्लान में पूरा दिमाग लगा के यही करना है कि मैंने हॉलीडे कब रखना है और पीरियड मेरे कब कब कितने होंगे। जब ये पूरी बांट हो जाती है अच्छे से, उसके बाद फिर बनाते हैं ब्लॉक सिलेबस। अब ब्लॉक सिलेबस में क्या है कि जब हमने शूटर से बातचीत की, उससे फीडबैक ली पिछले कंपटीशन से, कि उसने क्या क्या सीखा और क्या कुछ सीखने की जरूरत है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं कि मेरे एथलीट को अभी योगा मेडिटेशन की कितनी जरूरत है, फिजिकल ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है, मेडिटेशन की कितनी जरूरत है। अब बेसिक फंडामेंटल्स में कितना दूंगा और टेक्निकल ट्रेनिंग फिर कितना करवाना है, तो वो पूरी चीजें उस शूटर को पूरा दिमाग में रखते हुए कि हाँ, मैं इस एथलीट के लिए मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ये मैं बना रहा हूँ, तो इसको किस किस चीज की जरूरत है, उसी हिसाब से इसमें पीरियड्स डालने चाहिए। तो अब इसमें जैसे योगा का मॉर्निंग में दिया है तो 76 पीरियड हो गए, तो डे के नीचे ऊपर की मैंने लिखा और आगे टोटल में 76 हो गए। सेम फिजिकल ट्रेनिंग आफ्टरनून में करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो 76 पीरियड मतलब एक पीरियड ही, एक दिन का एक पीरियड ही है फिजिकल का। तो टोटल 76 डेज में 76 पीरियड हो गए। जिस दिन हॉलीडे या छुट्टी है उस दिन हम फिजिकल और योगा नहीं करवा रहे हैं। सेम मेडिटेशन का भी ऐसा ही है, आफ्टर फिजिकल ट्रेनिंग हम मेडिटेशन करवाते हैं, तो ये पीरियड मैंने नाइट में डाल दिया कि अगर 5 से 6 हम पीटी करवा रहे हैं तो 6:30 से 7:30 मेडिटेशन करवाएंगे, या 7 से 8 मेडिटेशन करवाएंगे। तो ये नाइट में काउंट कर लिया। अभी इसमें बेसिक फंडामेंटल्स में मतलब कि लंबा ट्रेनिंग साइकिल चल रहा है 90 दिन का, तो इसलिए बेसिक फंडामेंटल्स को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश की गई है। तो डे पीरियड 102 हो गए, आफ्टरनून 50 हो गई, तो टोटल 152 में मेरा मतलब बेसिक फंडामेंटल ही चलेगा एथलीट का। इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। वो मैं देखूंगा कि बेसिक फंडामेंटल में शूटर का किस चीज में उसको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है उसके ऊपर।
वो चीजें मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करता रहूंगा। लेकिन अभी मैंने मोटा मोटा सब्जेक्ट ले लिया है कि बेसिक फंडामेंटल पे वर्क मैं 152 पीरियड करवाऊंगा। सेम टेक्निकल ट्रेनिंग 210 पीरियड 76 डे मतलब 90 डेज के अंदर मैं टेक्निकल ट्रेनिंग पे वर्क करवाऊंगा। अब मिसलेनियस इसलिए रखे जाते हैं कि हो सकता है बीच में कुछ मोटिवेशनल लेक्चर रखना हो, या फिर मुझे लग रहा है कि शूटर को कुछ बेसिक फंडामेंटल में थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है, या कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग में कुछ और पीरियड ऐड करने की जरूरत है, या शूटर मैच करते करते हो सकता है आपको आगे पता चलेगा कि वो प्रिपरेशन फेज से एंडोरेंस फेज में घुस गया और आपको लग रहा है कि उसको फिर भी अभी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुए, तो वहां पे मिसलेनियस के पीरियड आपके काम आएंगे। फिर इसमें आप देखेंगे कि डे पीरियड का टोटल 304 हो रहा है, आफ्टरनून का 228 हो रहा है, और नाइट पीरियड का टोटल 76 हो रहा है, और टोटल पीरियड 608 हो रहे हैं। तो आपके ये जो आपने टाइम प्लान बनाया है इसके हिसाब से आपके वो टोटल होना चाहिए 304 फोरनून, आफ्टरनून 228, और नाइट पीरियड 76 हो गए, और टोटल 608 हो गए। तो ये आपका टोटल एकदम पूरा बैठना चाहिए। अगर एक पीरियड ऊपर नीचे हो गया तो आपको आगे जाके और दिक्कत आएगी जब ये प्लान इसको और आगे खोलोगे तो। जब ब्लॉक सिलेबस हमने सब्जेक्ट के हिसाब से खोल लिया है कि मैं ये फॉर एग्जांपल आप इसमें आप शूटर को देखते हुए और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ निकाल भी सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब ये एक पूरा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने सिर्फ यही चीज डालनी है, नहीं। आप अपने एथलीट को देखते हुए उसकी जो प्रॉब्लम है या फिर आपने किस चीज पे उसका वर्क करना हो, उन चीजों को देखते हुए आप और सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या कुछ निकाल भी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आपके एथलीट को आप बातचीत करके देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैंने इस चीज पे भी वर्क करना है। अब जब ब्लॉक सिलेबस बन गया पूरा, मैंने मोटा मोटे 6 सब्जेक्ट ले लिए कि मैंने इन चीजों पे वर्क करवाना है। तो इन सभी 6 के 6 जो ये पीरियड सब्जेक्ट हैं, योगा, फिजिकल, मेडिटेशन, बेसिक फंडामेंटल, टेक्निकल ट्रेनिंग, तो इन सभी को मैंने डिटेल में खोलना है। जैसे योगा को खोलना है तो योगा में मैं 76 डेज में क्या क्या करवाने वाला हूँ, शुरुआत में कहाँ से करवाऊंगा और क्या क्या लेके जाऊंगा। सेम मेडिटेशन में मैं क्या करवाने वाला हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग में मैं क्या करवा रहा हूँ, शुरू में फिजिकल कैसा होगा, लास्ट में जाके कैसा होगा, ये सब चीजें मैं आगे जाके मतलब कि डिटेल सिलेबस बनाना पड़ेगा। अभी जैसे डिटेल सिलेबस ये बेसिक फंडामेंटल्स का बना रखा है इसमें, तो इसमें शूटिंग रूल्स फर्स्ट में डाल दिए, शूटिंग रूल, सेफ्टी, रेंज सेफ्टी रूल्स वगैरह ये डाल दिए 4 पीरियड एक मॉर्निंग में। फिर उसके बाद में थ्योरी ऑन द बेसिक फंडामेंटल 8 पीरियड डाल दिए फोरनून में, और 2 पीरियड डाल दिए आफ्टरनून में। ऐसे स्टांस पोजिशन एंड स्टेबिलिटी पे ये टोटल 18 पीरियड चलाने हैं। बॉडी बैलेंसिंग पे 15 फोरनून और 8 आफ्टरनून। फिर एमिंग, साइट अलाइनमेंट, अब उसमें साइट अलाइनमेंट पे आपने वर्क करवाना साइड शूटर को। अब ये वही चीज है कि उसको देखते हुए कि जैसे बॉडी बैलेंसिंग है, मुझे बैलेंस पे वर्क करना है, मेरा शूटर को लग रहा है, तो मैं इसके मैंने पीरियड डाले हैं। फिर साइट अलाइनमेंट को मैंने अच्छे से थोड़ा सा और थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो कुछ मेरे को लग रहा है कि उसमें वर्क करने की जरूरत है, तो उसके पीरियड डाले। सेम ब्रीथ एंड ट्रिगर कंट्रोल, ये भी डाला कि क्योंकि मैक्सिमम हम ब्रीथ ब्रीथ एक ऐसी चीज होती है, हम उसको थोड़ा सा हल्के में ले जाते हैं कि यार इसका कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है शूटिंग के अंदर। तो इसलिए जरूरी है कि हमने शूटर को उस चीज ये चीज इसकी एक्सरसाइज करवानी चाहिए। इस पे वर्क मतलब ये है कि ब्रीथ अगर शूटर की एक जैसी चलेगी हर सीक्वेंस के अंदर, हर शॉट के अंदर, जैसे शूटर ने ब्रीथ ली, मतलब अगर एक पिस्टल शूटर के लिए मैं बता रहा हूँ, ब्रीथ ली, पिस्टल उठाया, ब्रीथ छोड़ता हुआ नीचे ला रहा है, फिर दोबारा ब्रीथ ले रहा है, फिर पिस्टल नीचे आ रही है, फिर नीचे ला रहा है, तब तक ब्रीथ छोड़ रहा है, और ब्रीथ रोकी और नीचे आया, तो उसका एक जो टाइमिंग का जो जोन है उस सीक्वेंस का पूरे का ट्रिगर रिलीज करने तक का, तो लगभग एक जैसा आएगा। मान लो एक शूटर का 18 सेकेंड आ रहा है या 20 सेकेंड आ रहा है, तो वो अगर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, अगर ब्रीदिंग की कार्रवाई एक जैसी कर रहा है, तो उसका जो टाइम जोन है वो पक्का एक जैसा आएगा। 20 सेकेंड आ रहा है तो 21 आ जाएगा, ज्यादा 19 आ जाएगा,
बस इस चीज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा ब्रीदिंग साइकिल ये है, मेरा सांस इतना रोकता हूँ, तब मैं तब तक यहाँ एमिंग एरिया में पहुंच जाता हूँ, लगभग इतने टाइम में मेरा शॉट रिलीज होता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका सांस सांस थोड़ा घुटना शुरू हो जाएगा, अगर वो पक्का उसने ब्रीथ के ऊपर वर्क कर रखा होगा तो ये चीजें भी हमने इसमें डाल रखी है, इसीलिए ट्रिगर पे वर्क, फिर शूटिंग सीक्वेंस, कि उसमें पूरा आपका एक ग्रिप से लेके या फिर नेचुरल अलाइनमेंट, पोजीशन, स्टांस से लेके पूरा सीक्वेंस हो गया कि शूटर किस किस एक शॉट को रिलीज करने में क्या पूरा सीक्वेंस किस हिसाब से दोहराता है, तो उसके ऊपर और वर्क करना। ग्रुपिंग फायर बीच बीच में, ये बेसिक फंडामेंटल में शामिल है कि शुरू में शूटर अगर एक रिकवरी लेके या ब्रेक लेके या दोबारा शूटिंग स्टार्ट कर रहा है, या फिर नया बिगिनर शूटर है, तो हम उसको शुरू में ग्रुपिंग फायर से ही शुरुआत करवाते हैं या वाइड टारगेट पे फायर करवाते हैं, बट शूटिंग करवाते हैं। बहुत से मतलब इसमें भी जो बेसिक फंडामेंटल के जो मैंने डिटेल में खोला है, इसमें बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब ऐसे पॉइंट है जो छूटे हुए हैं, जो मेन मेन जो कुछ जो जो दिमाग में है वो डालें, तो उसमें आप अपने शूटर को देखते हुए और भी डाल सकते हैं। जो मैं बता रहा था अभी कि बट शूटिंग भी हो गई, या और भी बहुत सारे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे शूटर को देख के देखते हुए, तो बहुत चीजें आएंगी। फॉलो थ्रू एंड कॉलिंग द शॉट। फॉलो थ्रू, अगर लग रहा है मेरा शूटर कम कर रहा है, बीच बीच में छोड़ रहा है, तो उस पर वर्क करवाने की जरूरत है। कॉलिंग द शॉट क्या होता है कि जैसे शूटर ने फायर किया, फायर करने के बाद वो कॉलिंग करेगा कि मेरा शॉट लेफ्ट साइड में 10.2 लगा है। फिर वो मॉनिटर को देखा कि क्या एक्चुअल में लेफ्ट साइड में 10.2 ना 10.4 या 9.8 या 9.9, मतलब कि लगभग उसी दायरे में उस साइड में लगा है। अगर वो डायरेक्शन शूटर का ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉलिंग ठीक है। अगर कॉलिंग ठीक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मैन साइट की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें साइट को ठीक से नहीं देख रहा, या कहीं ना कहीं ट्रिगर को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ट्रिगर को ठीक से रिलीज नहीं कर रहा है। तो ये वर्क एक्सरसाइज कराना भी जरूरी होता है बीच बीच में। क्लिक करेक्शन, फिर इसमें भी इसमें मिसलेनियस के भी 6 पीरियड डालें। अगर मान लो शूटर जैसे कल एक ने सर ने बोला था कि शूटर एक गलती करा, दूसरे दिन दूसरी गलती करा, तीसरे दिन तीसरी गलती करा, तो इसमें ये है कि मिसलेनियस में हम वो पीरियड ऐड कर सकते हैं कि शूटर पे मैं कुछ वर्क करवाते करवाते जा रहा हूँ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ गलत करने लग गया, तो मिसलेनियस के पीरियड हम उसमें डालते हैं। मतलब कि नहीं कि आप 6 डालो, आपका अगर शूटर ज्यादा गलती करा तो आप ज्यादा भी मिसलेनियस में पीरियड डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें फिर वही ध्यान देना पड़ेगा कि डे के पीरियड आपके 102 आने चाहिए, आफ्टरनून के 50 आने चाहिए, और टोटल आपके 152 ही होने चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल्स के डे पीरियड 102 है, आफ्टरनून 50 है, टोटल 152 है। तो यही टोटल यहाँ पे भी आ रहा है 102, 50 एंड 152। तो ये चीज आपने पूरा क्लियर रखना पड़ेगा कि वो टोटल आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पीरियड आपका ऊपर नीचे हो गया है, तो पक्का कहीं ना कहीं आपकी मोटी मिस्टेक होगी, या तो कोई सब्जेक्ट छूट गया है या कोई पीरियड आपका ऊपर नीचे हो गया है। तो आप अगर आपने पीरियड अगर 152 ही दिए हैं, तो आप अगर आपके 154 या 55 हो रहे, तो आप 3 या 4 पीरियड जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए वो कहाँ से लाएंगे, क्यों आपके पास टाइम उतना ही है। इसलिए पूरा टाइम प्लान बनाया जा रहा है। जब आपका ये डिटेल सिलेबस बन गया है, ऐसे ही डिटेल सिलेबस आपका योगा का बनेगा, फिजिकल ट्रेनिंग का बनेगा, मेडिटेशन का बनेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग का बनेगा। मतलब कि जितने सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, उतने आपके डिटेल सिलेबस आपको अलग से बनाने पड़ेंगे, और इसी हिसाब से पीरियड्स की बांट करेंगे जिस हिसाब से आपने दे रखे हैं। मान लो टेक्निकल ट्रेनिंग के आपने 126 डे के दे रखे हैं, 84 आफ्टरनून के दे रखे हैं, और 210 टोटल टेक्निकल ट्रेनिंग को दे रखे हैं, तो आपके 210 ही टोटल पीरियड है वो टेक्निकल ट्रेनिंग को देने होंगे। उसमें आपने पीरियड्स की पूरी बांट करनी होगी, आपने पूरा देखना होगा कि मैं किस किस सब्जेक्ट को कौन कौन सा पीरियड देने हैं। जैसे इसमें मैंने दे रखा है, तो एक बेसिक फंडामेंटल्स को खोल के दिखाया गया है, बाकी चीज भी आपने ऐसे ही खोलनी है। जब डिटेल सिलेबस बन गया सभी सब्जेक्टों का, जितने सब्जेक्ट आपने दे रखे हैं उन सभी सब्जेक्टों के आपने डिटेल सिलेबस बना दिए, उसके बाद आपने वीकली वर्क चार्ट बनाना है। वीकली वर्क चार्ट
में क्या होगा, जो सब्जेक्ट आपने दे रखे हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने ऊपर दिए हैं, वो सभी सब्जेक्ट का आपने वीक वाइज की, ये मैंने यहाँ वीक लिखा हुआ है ऊपर, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये वीक का वीक हो गए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो फर्स्ट वीक में योगा को मैं कितने पीरियड दे रहा हूँ, मान लो योगा 5 दिन हो रहा है, तो फिजिकल ट्रेनिंग 5 दिन हो रही है, मेडिटेशन 5 दिन हो रही है, तो पक्का इस दिन एक वीक के अंदर 7 दिन होते, तो एक हॉलीडे होगा और एक संडे होगा, तो 2 दिन निकाल दिए, तो इसलिए 5 5 दिन ये हुआ है। ऐसे सेम सेकेंड वीक भी हो रहा है। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स के मैंने फर्स्ट वीक में 17 पीरियड दिए हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग के 7 पीरियड, और मिसलेनियस का 1 पीरियड। आप देखेंगे मिसलेनियस पूरे सभी वीकों में एक एक दो दो पीरियड दे रखे हैं, कि हो सकता है किस वीक में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए पहले 1 2 पीरियड स्पेयर दे दो। अब फर्स्ट पीरियड में 5 पीरियड योगा के हो गए, 5 फिजिकल के हो गए, 5 मेडिटेशन के हो गए, 17 बेसिक फंडामेंटल्स के हो गए, 7 टेक्निकल ट्रेनिंग के हो गए, एक हो गया मिसलेनियस का, टोटल पीरियड हो गए 40। सेकेंड पीरियड में हो गए, अगर आप देखेंगे कि एक दिन का 8 पीरियड हमने दिए, और फर्स्ट वीक में 5 दिन हो रहे हैं, तो 8 5 जा 40 ही पीरियड हैं फर्स्ट वीक में मेरे। सेम सेकंड वीक में भी 40 हैं, थर्ड वीक में 48 हैं, बाकी सभी वीकों में फिर 48 पीरियड है। वो उसी हिसाब से है कि एक दिन में 8 पीरियड दिए, तो एक वीक के 6 दिन के 48 हो गए, टोटल 608 हो गए। यहाँ पे भी वो टोटल सेम आना चाहिए। सेम डे पीरियड अगर आप देखेंगे, योगा के 76 आ रहे हैं, आफ्टरनून के फिजिकल ट्रेनिंग के आ रहे हैं, फिर मेडिटेशन के नाइट के 76 आ रहे हैं, सेम बेसिक फंडामेंटल के वही 102 + 50 आ रहे हैं, सेम टेक्निकल ट्रेनिंग के मिसलेनियस के वो 18 पीरियड यहाँ पे डाले हैं। इनका अगर टोटल करूंगा मैं सभी का, तो ये 18 ही आएगा, और यहाँ भी मैं अगर 40 48 इनका टोटल करूंगा 608 आएगा, और ऊपर से भी अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो भी 608 ही आएगा। थोड़ा सा ये चीज आपको पूरा बैठाना पड़ेगा, इसमें एक भी पीरियड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया तो फिर ये आपका जो टोटल है वो सही से नहीं बैठेगा, फिर पक्का कोई ना, आप शुरू में अगर आपका एक पीरियड की गलती होगी, आगे जाके वो इतनी गलती हो जाएगी आप उसको कर ही नहीं पाएंगे पूरा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम शाम को फिर से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको फिर बता रहा हूँ, डिटेल सिलेबस सभी सब्जेक्टों में बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेसिक फंडामेंटल्स का बनाया है, ऐसे ही सब सब्जेक्टों में बनेगा, जो सब्जेक्ट मैंने ऊपर दे रखे हैं। बेसिक फंडामेंटल्स के अलावा योगा, फिजिकल, मेडिटेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग। बस याद ये रखें कि जो पीरियड आपने जो टोटल आपने पीरियड ब्लॉक सिलेबस में दिए हैं जिस भी सब्जेक्ट को, वो टोटल पीरियड वहां पे आने चाहिए। जैसे बेसिक फंडामेंटल को 152 दिए हैं, तो 152 की बांट होनी चाहिए, एक एक पीरियड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पे वीक वाइज जो पीरियड की मैंने बांट की थी पहले, जब मैं लेसन टाइम प्लान बना रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे मैंने दी है कि एक दिन का मैं 8 पीरियड ले रहा हूँ, तो और मैंने अगर संडे हॉलीडे बनाए हैं, तो मुझे पता है कि हॉलीडे कौन कौन सी डेट को होंगे, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पहले माइनस निकाल दिए हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वीक में अगर 2 हॉलीडे आ गए, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पीरियड की बांट की है। तो अगर वो चीजें मैं ध्यान में रखूंगा तभी ये पूरा टोटल बैठ पाएगा। जब वीकली वर्क चार्ट बन गया आपका पूरा, उसके बाद फिर बनेगी वीकली चेकशीट। अब आप देखेंगे कि जो वीकली वर्क चार्ट है वो सभी वीकों का बनेगा, जो 13 वीक है पूरे 13 वीक का बनेगा, फर्स्ट वीक से लेके 13 वीक तक, कि कौन से वीक में कितने पीरियड आप किस सब्जेक्ट के चला रहे हैं, वो सब चीज बना लिए। उसके बाद वीकली चेकशीट बनेगी एक वीक की। अब इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मैंने क्या करना है। अब इसमें डी डे हो गया, मतलब जो वीक जिस दिन आप कुछ फर्स्ट दिन जो हो गया वो, जैसे मंडे वाला दिन हो गया डी डे, ट्यूसडे वाला D+1 हो गया, फिर D+2, D+3, D+4, D+5, इस हिसाब से। तो योगा में आप देखेंगे कि डी डे और D+1 मैंने एक एक पीरियड लिया, और D+2 यानी वेनसडे को छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन कोई भी पीरियड किसी भी सब्जेक्ट का नहीं चल रहा है, उस दिन पूरा ब्रेक है।
सेम फिजिकल ट्रेनिंग का एक एक पीरियड दिया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल में देखेंगे योगा में 5 हो रहे हैं टोटल, फिजिकल ट्रेनिंग में टोटल 5 हो रहे हैं, मेडिटेशन में टोटल 5 हो रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स के 17 पीरियड दिए हैं फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे भी 17 ही टोटल हो रखा है, 4 3 3 3 4 ऐसे करके पूरा 17 पीरियड ही यहाँ पे टोटल होने चाहिए। सेम टेक्निकल ट्रेनिंग को मैंने 7 पीरियड दिए हैं फर्स्ट वीक में, तो यहाँ पे भी 7 पीरियड ही होने चाहिए। मिसलेनियस का एक पीरियड रखा है, तो ये ट्यूसडे को एक पीरियड डाल दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक दिन के 8 पीरियड, आप टाइम प्लान को देखेंगे तो टाइम प्लान में एक दिन का 8 पीरियड हमने नियुक्त किया था, तो 8 पीरियड ही आ रहे हैं। डी डे को 8 हो रहे हैं, D+1 को भी 8 हो रहे हैं, D+2 को छुट्टी है, फिर D+3 को 8 हो रहे हैं, ऐसे टोटल करके 40 पीरियड ही हो रहे हैं फर्स्ट वीक में। अगर आप पीछे वीकली वर्क चार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट वीक में यहाँ भी टोटल एक के नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे टोटल 40 हो रहे हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट वीक में 40 पीरियड ही डाले हैं। जब वीकली चेक शीट आपकी बन गई है, उसके बाद आपने बनाना है वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम। चेक शीट को देखते हुए, चेक शीट को देखते हुए आपने पूरा उसका वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि एक दिन का बनाया है सिर्फ, कि सुबह योगा हो गया, उसके बाद रेंज सेफ्टी रूल्स का एक लेक्चर हो गया, फिर ISSF रूल्स का एक लेसन जो एंड प्रिपरेशन उसका लेसन हो गया, फिर बेसिक फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करवा दी, ब्लैंक टारगेट ड्राइव प्रैक्टिस एक पीरियड, कोर बॉडी एक्सरसाइज ये PT के दौरान, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग में क्या करवाना है उसका मैंने उसमें अलग से बना लिया होगा जब डिटेल सिलेबस बनाया होगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे डिटेल सिलेबस सिर्फ उसका दिखाया है, बेसिक फंडामेंटल्स का। ऐसे ही फिजिकल का भी डिटेल सिलेबस बना होगा, उसमें कोर मसल्स कोर बॉडी एक्सरसाइज डाली होगी। फिर शाम को विपासना अब्लिक मेडिटेशन कुछ भी हम करवा सकते हैं, उसका एक पीरियड हो गया। ऐसे करके मतलब कि यहाँ टाइम भी है कि 6 से 7 सुबह योगा हो गया, फिर 9 से 10 हो गया एक लेक्चर हो गया, फिर 10 से 10:30 नीचे डाल डाल रखा टी ब्रेक, मतलब उसमें शूटर्स का थोड़ा ब्रेक हो गया, उसमें कुछ वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेगा। फिर 10:30 से 11:30 फिर प्रैक्टिस होगी, फिर 11:30 12:30 फिर दोबारा से बेसिक फंडामेंटल्स के 2 लेक्चर हो गए, प्रैक्टिस हो गए। फिर शाम को 3 से 5 फिर दोबारा से ब्लैंक टारगेट पे प्रैक्टिस करवाइए। फिर 5:30 से 6:30 फिजिकल ट्रेनिंग हुई है, और 6:30 से 7:30 ब्रेक हुआ है जिसमें शूटर अपना फ्रेश होके आएगा, और 7:30 से 8:30 फिर दोबारा से मेडिटेशन है। आगे पहले इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी, और उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी है कि कौन इंस्ट्रक्टर या कोच ये चीज करवाएगा, मेरे अंडर में होगा या मेरा असिस्टेंट करवाएगा, या कुछ चीज होती है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के अंडर में कुछ चीजें होंगी, या कोई लेक्चर ऐसा होगा तो वो वहां पे आगे लिख दिया जाता है, ताकि शूटर को क्लियर होता है कि मेरे को इतने बजे इस जगह पे पहुंचना है, और ये इस कोच के अंडर में मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो उसको ये एक दिन का है, ऐसे पूरे वीक का होगा, तो शूटर को एकदम क्लियर होगा दिमाग के अंदर कि नेक्स्ट वीक का मेरा ये प्लान है पूरा, और मुझे कितने बजे कहाँ पहुंचना है। उसके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, और न ही हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूज होगा कि मुझे एक बार बना लिया उसके बाद कि हाँ मुझे सैटरडे को क्या प्लानिंग कर रखी है, वो आप अपना प्रोग्राम देखेंगे नोटिस बोर्ड पे जो लगा रखा होगा, तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि हाँ मुझे उस टाइम पे मेरी यहाँ पे जरूरत होगी रेंज पे, मैंने मेरा खुद का लेक्चर है या वो जो भी है, तो आप पहले से पूरी प्लानिंग कर लोगे। यहां तक हो गया आपका पूरा जो आप हम वीकली वो बनाते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं वो लास्ट स्टेज होता है पूरे लेसन प्लान का। तो उस हिसाब से आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में डिटेल सिलेबस थोड़ा सा मैंने ऐसे जो बताया था आपको मैंने यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स का डिटेल सिलेबस, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नॉर्मल खोल के बता रहा हूँ कि जो हमारे फेजेज चला रहे हैं, जो कल भी बोल रहे थे कि फेज क्या होते हैं, किस हिसाब से क्या है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, इसमें यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान बना रखा है। जैसे एक एलिट शूटर हो गया, एक इंटरमीडिएट शूटर हो गया, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर 90 डेज का पूरा ट्रेनिंग साइकिल है, तो उसमें
आप यहाँ पे देखोगे कि डी माइनस मतलब -12 डी डे, मतलब डी डे वो हो गया कंपटीशन का डे। मान लो आज से 90 दिन बाद में 2 मार्च को या 30 मार्च को ट्रायल्स हैं, वन फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड एंड फोर्थ ट्रायल हैं, तो उनकी मैं आज से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या मैं टर्निंग साइकिल चला रहा हूँ। तो उस 30 मार्च से लेके -12 यानी कि करीबन 18 मार्च से लेके 30 मार्च तक, या प्लस जो कंपटीशन होगा वहां तक मेरा क्या होगा, कंपटीशन फेज होगा। ये मैं वापस बैक चल रहा हूँ, जो मैच का जिस दिन शूटर कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है उससे मैं वापस मतलब बैक डेट लेके चल रहा हूँ। तो D-12 डी डे तक मेरा होगा कंपटीशन फेज। यहाँ ऊपर कंपटीशन फेज लिखा हुआ है, इसकी मैंने नीचे यहाँ पे टाइमिंग लिखा है। प्लस D-32 टू D-12 तक मेरा होगा कंपटीशन फेज शूटर का, मतलब इंडोरेंस फेज। कंपटीशन फेज होगा D-12, डी डे तक होगा कंपटीशन फेज, और D-32 टू D-12 तक होगा इंडोरेंस फेज, और डी मतलब इसमें डेट लिख दी मैंने, मतलब कि आज से लेके D-32 तक होगा प्रिपरेशन फेज। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये मतलब फेज बना रखे हैं, 4 फेज बना रखे हैं। मैक्सिमम टाइम हम प्रिपरेशन फेज को देते हैं। मान लो अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 1 महीने का टर्निंग साइकिल चला रहे हैं, तो प्रिपरेशन फेज हम लगभग 15 दिन का चलाएंगे, फिर 7 दिन का या 6 दिन का इंडोरेंस फेज चलेगा, फिर 6-7 दिन का, फिर और उसके साथ जब कंपटीशन शूटर खेल रहा है वहां तक हो जाएगा कंपटीशन फेज। मतलब कंपटीशन फेज के दौरान ही शूटर अपना कंपटीशन खेल लेगा। तो ये हो गया आपके फेजेज। फिर उसके बाद में होगा रिकवरी फेज। रिकवरी फेज आफ्टर कंपटीशन, रिकवरी फेज होता है उसमें शूटर को रिलैक्स किया जाता है और नेक्स्ट कंपटीशन की प्लानिंग की जाती है कोच के द्वारा कि हम अब नेक्स्ट कि जो ये कंपटीशन शूटर ने खेला है उसमें उसने क्या क्या सीखा है और क्या क्या चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, वो सभी चीजें देखने के बाद प्लस शूटर को रिलैक्सेशन कैसे देना है कि उसकी मसल्स को थोड़ा रिलैक्स मिले, तो वो सब चीजें हम फिजिकल इसमें रिकवरी फेजेज में कराते हैं। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर योगा, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग पे हम तो ज्यादा जोर देते हैं प्रिपरेटरी फेज में, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स चल रहा होता है शूटर का, तो वहां जरूरी है कि हम थोड़ा सा उसका फिजिकल लेके चलें। मेंटल ट्रेनिंग नॉर्मल होता है, मसल्स मेमोरी रिगेनिंग होती है, क्योंकि अगर शूटर एक ब्रेक लेके आया, मान लो छुट्टी से आया या फिर 15-20 दिन का उसने ब्रेक ले लिया, तो उसकी मसल्स मेमोरी थोड़ा सेट करनी पड़ेगी। तो सेट इसमें प्रिपरेटरी फेज के अंदर की जाती है। कैप्सूल फॉर बेसिक ट्रेनिंग, मतलब बीच बीच में एक कैप्सूल जो आपको बता रहा था कि जो गोल्स देते हैं हम कि तेरा अभी तू बेसिक फंडामेंटल्स में मान लो पोजीशन एंड स्टांस तेरा इस वीक का गोल होगा, शूटर को बता दिया, शूटर उस चीज वर्क कर रहा है, हम उसको पीछे से देख भी रहे हैं और पूरा एनालिसिस करके बताते भी रहे हैं कि तेरे को और इस पे इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है, शूटर से फीडबैक लेके भी गोल सेटिंग की जाती है। पोर्शन रिफाइनमेंट हो गया, वर्क ऑन टेक्निक, टेक्निक पे वर्क भी चलता रहेगा विद कोच, मतलब कि टेक्निक में शामिल है, बेसिक फंडामेंटल भी थोड़ा टेक्निक में शामिल है। अगर उसने पोजिशन स्टांस या बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर रहा है या नेचुरल अलाइनमेंट सीख रहा है, तो वो सब कुछ टेक्निक में शामिल हो जाता है। फिर वर्क ऑन पॉजिटिविटी एंड सेल्फ टॉक, मतलब शूटर को पॉजिटिव रखने की कोशिश की जाएगी और उसको चीजें बताई जाएगी पॉजिटिव रहने से क्या क्या फायदे होते हैं और नेगेटिव क्या नुकसान होता है, और सेल्फ टॉक में के अंदर क्या मजबूती आती है, मतलब सेल्फ टॉक करने से कि एक सेल्फ टॉक जो होता है वो शूटर को मैच के दौरान, मतलब कि अगर सेल्फ टॉक शूटर का तगड़ा है और मान लो शूटर का उस दिन ठीक नहीं है और थोड़ा सा लेवल डगमगा रहा है, लेकिन अगर उसका सेल्फ टॉक ठीक है तो भी वो अपनी नया पार लगा जाता है। तो सेल्फ टॉक में बहुत दम होता है, अगर उसका सेल्फ टॉक उसको वास्तव में मोटिवेट कर रहा है तो सेल्फ टॉक के बारे में शूटर को बताना है, मतलब वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जिन पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि प्रिपरेशन फेज के अंदर हमारे पास टाइम होता है, तो हम शूटर को देख सकते हैं कि हाँ अब मान लो कंपटीशन खेल गया, कंपटीशन खेलने के बाद में शूटर को कुछ और दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी उसको हमने ब्रेक दे दिया, वापस फ्रेश माइंड से आ रहा है,
तो हो सकता है वो उस दिक्कत के साथ साथ कुछ एक दिक्कत और पाल रखी हो उसने, कुछ और कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, तो वो चीजें हम आइडेंटिफाई करके उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उस पर वर्क करवाते हैं। साइकोलॉजी सेशन, साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर एक लेवल पे एक कोच मतलब कि अपने एथलीट को उसका रख रखाव रख सकता है, उसे बातचीत करके एक साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजिस्ट का रोल निभा सकता है। लेकिन अगर एलिट शूटर है उसको थोड़ा, तो उसको सख्त जरूरत होती है एक साइकोलॉजिस्ट की, तो वो हमें उनके लिए हायर करना चाहिए। तो कोशिश हो कि अगर हमें जितना नॉलेज हम उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊंचे लेवल पे है तो उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट की जरूरत भी पड़ेगी। सेम ये इंडोरेंस, जब प्रिपरेशन फेज में कर रहे हो तो इंडोरेंस में सेम ऐसा लगभग ऐसा ही होगा, थोड़ा सा उसको लोड दिया जाएगा। योगा, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल ट्रेनिंग, इंटेंस एक्टिविटी ऑन शूटिंग। शूटिंग के अंदर हम उसको एक्टिविटी इसलिए बढ़ा देते हैं कि मान लो 60 शॉट का मैच है, हम उसे 80 शॉट का मैच करवा रहे हैं, कि उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाए, जो वर्कलोड है उसका थोड़ा और बढ़ जाए। वर्क ऑन टेक्निक, टेक्निक के ऊपर वर्क इसमें भी चलता रहता है। इसमें मतलब कि ये नहीं कि हम वो दे रहे हैं तो जो बेसिक चीजें हैं वो भूल गए, इसमें थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। लोडिंग, लोडिंग यही है। लोडिंग में क्या होता है कि एक शूटर को मतलब कि एक इंटेंसिटी के हिसाब से हम उसको लोड देते हैं, उस शूटर की कैपेसिटी क्या है। ये नहीं कि हम उसको कंटिन्यू अगर ज्यादा लोड दे दिया तो भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो शूटर को देखते हुए हम पूरी इंटेंसिटी निकाल कर ये देखते हैं कि 90 शॉट मैच करवा दिया, या कंटिन्यू 2 मैच करवा दिए। एक मैच करवाया, बीच में थोड़ा ब्रेक दिया, फिर दूसरा मैच करवाया, लेकिन वो शूटर के लेवल में होना चाहिए। नहीं कि शूटर के कहीं ओवरलोड हो गया तो उसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर वर्क ऑन पॉजिटिविटी एंड सेल्फ टॉक, रीच हेल्दी स्टेट ऑफ फिजिकल। इसमें फिजिकल प्रिपरेटरी फेज के अलावा इसमें और थोड़ा सा लोड दिया जाता है, क्योंकि इंडोरेंस फेज इसलिए है कि इसमें पूरा शूटिंग का भी थोड़ा लोड होता है और फिजिकल भी थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। टेक्निकल एंड मेंटल कंडीशनर एंड पीक, इसमें हल्का हल्का हम शूटर को जब इंडोरेंस फिनिश होने वाला होता है उस दौरान हम हल्का हल्का उसको पीक फॉर्म की तरफ ले जाते हैं शूटर को। तो ये पीक पे हम तभी ले जा पाएंगे जब हमने शूटर, जब इस प्लानिंग के हिसाब से हमने पिछले जो कंपटीशन हुआ उसमें भी हमने तैयारी करवाई होगी, तो हमें पक्का पता होगा कि हमने शूटर से क्या क्या करवाया था और शूटर से कितने दिन हमने ट्रेनिंग करवाई थी, तब जाके उसने अपना बेस्ट स्कोर दिया था या एक बेस्ट मूवमेंट आया था उसका 5 दिन या 4 दिन का। वो तब हम पकड़ पाएंगे जब हमने पीछे भी प्लानिंग कर रखी होगी, वो इसका बेनिफिट है ये। तो पीक फॉर्म हम तभी ला सकते हैं शूटर का हमारे को उसका थोड़ा सा पास्ट का पता होगा। सेम फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का सेशन इसमें भी हम चला सकते हैं, और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत जरूरत होती है। उसी के अंडर में शूटर को लोडिंग वगैरह देते हैं कि लोड ज्यादा ना हो जाए, कि शूटर इंजरी वगैरह हो सकता है, तो वो चीजों का ध्यान रखना होगा। जब इंडोरेंस फेज खत्म होता है उसके बाद हम चलाते हैं कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज में जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है, मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। योगा, मेंटल ट्रेनिंग, फिर ट्रेवलिंग का इसमें इसलिए डाला है कि मान लो शूटर ने जाना है, लेकिन शूटर का 10 तारीख को मैच है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे 6 तारीख को या 7 तारीख को, मतलब एक दिन पहले हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक शूटर का 10 को है, या शूटर की एक ट्रायल 10 को और एक दूसरी ट्रायल 14 तारीख को, तो बीच में 4 दिन का या 3 दिन का गैप हो गया। उस दौरान शूटर क्या करेगा? तो वो चीजें हम यहाँ भी कर लेते हैं कि शूटर को हमने ट्रेवलिंग कराया, बस में बैठा के ले गए, कहीं ले गए, थोड़ा पिकनिक घुमा के लाए, वापस लाए, उसको रूम में छोड़ दिया। रेंज के ऊपर आज नहीं जाएगा, कल वो अपने रूम में ड्राई करेगा, रेंज में नहीं जाएगा, परसों सीधा अपना मैच के अंदर खेलेगा। या कल हमने उसको थोड़ा सा पीटी दे दी और परसों सीधा मैच में खेला, तो उसको एक पूरा कंपटीशन का माहौल मिलेगा। तो ये ट्रेवलिंग वगैरह, क्योंकि हो सकता है किसी को ट्रेवलिंग से थोड़ा सा शरीर थक जाता है, और बाद में जाके वो उस मैच के माहौल में नहीं बन पाता है इतना, कि एक तो यहाँ फ्रेश माइंड अपना डेली मैच खेल रहा है, उठ रहा है और जाके मैच खेल रहा है, कोच ने मैच बताया, जाके मैच खेल लिया। एक पूरा वो माहौल क्रिएट करना कि नहीं तू बस में बैठ के जाएगा, आएगा, एक रूम में रुका, फिर तेरे को रेंज सिर्फ पीटी के लिए मिलेगी, रेंज पे नहीं जाएगा, तो अपना वेपन तेरे पास होगा तो उसे ड्राइव वगैरह कर सकता है। तो एक अलग माहौल मिलता है शूटर को। वो सेम मैच जैसा सेम तो नहीं हो पाता, लेकिन लगभग
वैसा माहौल हम दे पाते हैं शूटर को। मोटिवेशनल लेक्चर जरूरी होते हैं इस दौरान, क्योंकि हो सकता है शूटर थोड़ा थोड़ा स्कोरिंग में भी घुस जाता है, प्रेशर में भी होता है, मैच का प्रेशर सबको होता है, चाहे वो एक नॉर्मल बिगिनर शूटर हो या एलिट शूटर हो। एलिट शूटर को और थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा जजब करने की क्षमता आने लग जाती है। सेम फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा रोल आने लग जाता है कॉम्पिटिशन फेज के अंदर। ये कॉम्पिटिशन फेज टिल कॉम्पिटिशन तक, जब तक शूटर का कॉम्पिटिशन नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। जब कंपटीशन हो गया उसके बाद में रिकवरी फेज स्टार्ट होता है। जब वापसी रेंज कंपटीशन खेल के आ गए उसके बाद में रिलैक्सेशन पीरियड चलेगा, नॉर्मल एक्टिविटी होंगी, उसकी मेंटल कंडीशनिंग होगी साइकोलॉजी द्वारा, प्लस कोच भी बात करेगा उससे कि क्या हुआ क्या नहीं, पूरा एनालिसिस किया जाएगा परफॉर्मेंस का, कि और हमें क्या क्या जरूरत है, क्या कुछ और अच्छा हो सकता था। तो ये हम कुछ और सोच रहे हैं, हो सकता है शूटरों के दिमाग में कुछ और हो, तो जरूरी है कि हम वहां से फीडबैक लें, तो हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच पाएंगे। रिक्रिएशन एक्टिविटीज उसमें गेम साइकिलिंग भी हो सकती है, आप स्विमिंग वगैरह भी करा सकते हैं, कुछ टेबल टेनिस वगैरह वैसे गेम में आप दूसरे गेम करवाओ थोड़ा शूटिंग के अलावा, तो एक क्रॉस ट्रेनिंग होगी, तो शूटर का थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि एक ही एक चीज को शूटर करके थोड़ा ऊब जाता है। तो अगर हमने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए शूटर को तैयार करना है तो बीच में थोड़ा सा उसको रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा बताया मैंने कि प्रिपरेशन फेज में हम ये करवा सकते हैं, इंडोरेंस फेज में ये करवा सकते हैं, कंपटीशन फेज में ये, और रिकवरी फेज में ये। इसके मतलब कि ये नहीं कि यही करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप अपने शूटर से बातचीत करेंगे, आपका खुद का दिमाग बोलेगा, लेकिन लगभग लगभग इसी से मिलता जुलता होगा। आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ निकाल भी सकते हैं जो आपके शूटर के आपके हिसाब से ठीक नहीं लगता हो। ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है। अभी जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान मैं आपको बता रहा था, इसमें गोल सेटिंग का ये हो गया कि जो प्रिपरेशन फेज है उसके अंदर मेरा जो ए शूटर है ये लगभग एलिट शूटर है, और जो बी शूटर है ये इंटरमीडिएट शूटर है। तो एलिट शूटर मेरा प्रिपरेशन फेज के अंदर 572 का स्कोर मारेगा, मतलब कि ये मुझे पता है और मैं वहां पे पहुंचाऊंगा उस शूटर को। और बी बी जो शूटर है वो इंटरमीडिएट शूटर है, वो 560 के आसपास, मतलब कि ये इतना स्कोर डाउन इसलिए है कि वो एक ब्रेक के बाद दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर रहा है। उसको हो सकता है 15 दिन 20 दिन का, हमने अगर लंबा अगर जर्नी, अगर एक कंपटीशन दूसरे कंपटीशन में लंबा ब्रेक लंबा टाइम है, तो हम बीच में शूटर को भी ब्रेक उस हिसाब से दे देते हैं। तो ब्रेक के बाद वो आएगा तो स्कोर यही लगभग हम उससे एक्सेप्ट करते हैं कि यार चल ये 72 तक मारना ही मारना चाहिए प्रिपरेशन फेज के दौरान। फिर जो ए शूटर है वो इंडोरेंस फेज में 578 पकड़ना चाहिए, मतलब 578 से 580 577 ये एवरेज उसका आना चाहिए। मैं 2-3 मैच जितने भी कराऊंगा उसमें लगभग ये एवरेज उस शूटर का आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इंडोरेंस फेज में, तो पक्का उसमें कहीं ना कहीं बेसिक कुछ चीजें रह गई हैं, या चाहे तो उसका होल्डिंग इंप्रूवमेंट ठीक से नहीं हुआ हो, एक पिस्टल शूटर का अगर मैं आपको बताऊं, या फिर ट्रिगरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, साइड में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीजें मुझे एनालिसिस करके शूटर को थोड़ा सा देख के और उसको पढ़ के थोड़ा सा फिर दोबारा से उस पर वर्क किया जाएगा कि यार थोड़ा सा मैं इस पे और वर्क कर सकता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो। और कंपटीशन फेज में मुझे पीक पकड़ाते हुए मेरा शूटर 582 प्लस का स्कोर देगा, तो वो ये प्लानिंग होगी इस हिसाब से। सेम बी ग्रुप का जो बी शूटर है वो 575 प्लस का स्कोर देगा। क्यों इस लेवल का शूटर ये है, मतलब कि अभी जो फिलहाल शूटर है जो पिछले कॉम्पिटिशन में इसने 80 या 81 का स्कोर दिया होगा, तो 82 प्लस का स्कोर आराम से अचीव मैं करवा लूंगा, और उसका मेरा प्लानिंग ये हिसाब से होगा। ये आपको ये बता दिया था कि प्रिपरेशन फेज का किस हिसाब से कैसे टाइमिंग होगा। इसमें नीचे डाल रखा है मैंने 4 मैच प्रिपरेशन फेज में, 4 मैच बैक टू बैक इंडोरेंस फेज में हो गए, और 2 मैच हो गए कॉम्पिटिशन फेज में। और फिर कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा पहले शूटर को हल्का सा रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा, मतलब हम मैच टू मैच 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 नहीं करवा सकते, क्योंकि एक तो शूटर ऑटोमेटिक खुद ही प्रेशर ले रहा होता है, वो खुद सोच रहा होता है कि मैं और मैच करूं और मैच करूं। तो उस दौरान वो बेसिक चीजों को थोड़ा सा छोड़ता जाता है और वो स्कोरिंग में घुसता जाता है। जो जरूरी है कि 1-2 मैच करवा के उसको फिर दोबारा से आप हल्का हल्का बेसिक पकड़ाते रहो।
टेक्निकल गोल्स दिए जाएंगे, जो पीछे के जो मैचेज हुए हैं उनको एनालिसिस करते हुए कि हाँ किस किस चीज़ पे तुझे वर्क करने की जरूरत है। फिर इसके अंदर हमने का अलॉटमेंट कर रखा है, मतलब कि एक वीक में किस हिसाब से 70 राउंड पर डे के हिसाब से वैसे देने हैं। फिर 120 राउंड देने हैं इंडोरेंस फेज में, फिर 100 राउंड देने हैं वापस कंपटीशन फेज में। तो इसमें पूरा अभी आपके लिए खैर ये नहीं होगा, क्योंकि शूटर हो सकता है किसी के लिए हो भी कि शूटर अपना खुद का ला रहा हो। तो यहाँ पे हमारे क्या है, थोड़ा इसलिए बनाया जाता है पूरा अमनेशन की प्लानिंग कि मैं शूटर से कितना अमनेशन फायर कराऊंगा, मेरे पास अभी अमनेशन कितना अवेलेबल है। तो और उस हिसाब से शूटर को कितना अमनेशन की जरूरत है, वो पूरा पूरा डाटा हम पूरा एक साल का निकाल लेते हैं, और उस अमनेशन का खासकर। और उसी हिसाब से हम यहाँ पे फिर उसकी बांट करते हैं कि अमनेशन की अगर हमारे को अगर ज्यादा जरूरत है तो हम एक साल पहले डिमांड देना शुरू कर देंगे कि हमारा अमनेशन हमारे को चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि अभी अमनेशन खत्म होने वाला है और अभी हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम पहले से ही पूरा सेट कर लेते हैं। अभी ये एक जो ब्लॉक सिलेबस है, ये एक थोड़ा सा डिटेल में खोल के बताया कि इस हिसाब से वो पूरा लेसन प्लान और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। इस हिसाब से हम एक जो चार्ट है बना के रख सकते हैं हम। एक ये चार्ट हो गया, ये हम बना के रख सकते हैं। दूसरा ये हो गया, इसमें डे और डेट वाइज मैंने शूटर को क्या करवाना है। अब जैसे इसमें बेसिक 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 मतलब मोटा मोटा लिखना है, बाकी चीजें मैंने उधर लिख रखी है, मतलब कि डिटेल सिलेबस मैंने बना रखा है, सब कुछ मैं सब हर एक सब्जेक्ट का बना रखा है, मुझे पता है मुझे क्या क्या कराना है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बना के रख लिया कि मैं बेसिक ट्रेनिंग कब तक चलाऊंगा, मैच कब करवाऊंगा। इसमें एयर पिस्टल 60 शॉट ट्रेनिंग मैच इसमें डाल दिया, फिर एयर पिस्टल 60 शॉट का ये हो गया। इसी हिसाब से जो ग्रीन वाला है वो पूरा हो गया प्रिपरेशन फेज, जो रेड वाला है वो हो गया इंडोरेंस फेज। इंडोरेंस फेज में आप देखेंगे जो ब्लू कलर में ये लोडिंग, लो लो इंटेंसिटी, फिर अगले दिन लोडिंग मीडियम इंटेंसिटी, अगले दिन फिर लोडिंग हाई इंटेंसिटी। ये शूटर को देख के करना है, ये नहीं कि तीनों लोडिंग दे दी, शूटर की कैपेसिटी नहीं है। मतलब फिर अगर अगर शूटर की थोड़ी कैपेसिटी कम है तो लो और मीडियम इंटेंसिटी देके और अगले दिन रिकवरी दे दी, ब्रेक दे दिया। अगर शूटर की कैपेसिटी है, कर सकता है वो, उसको इंजरी वगैरह नहीं होगी, तो तीसरा भी हाई इंटेंसिटी भी दे दी। तो इस हिसाब से हमने अभी लो इंटेंसिटी मान लो किसी शूटर के लिए 80 शॉट हो सकता है, मीडियम इंटेंसिटी 100 शॉट हो सकता है, हाई इंटेंसिटी 120 शॉट या 130 शॉट हो सकता है। मतलब दो मैच हो गए 120। अभी आप सोचेंगे कि ऐसे इतना तो शॉट शूटर फायर करता ही है डेली, लगभग करते रहते हैं। लेकिन अगर शूटर से आप मैच करवाएंगे इतने शॉट का, तो मैच और प्लस प्रैक्टिस में दिन रात का अंतर होता है। प्रैक्टिस में एक शूटर 100 या 150 शॉट भी फायर कर देगा, उसको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसे मैच करवा रहे हैं तो उसका बहुत जान लगाता है वो, और मेंटली भी बहुत जान लगती है उसकी। तो होता है बंदा डिस्टर्ब भी होता है उससे। तो उसी हिसाब से उसको मतलब इंटेंसिटी देनी चाहिए। फिर मैच जो येलो कलर में मैच दे रखे हैं, बीच में हमने क्रॉस ट्रेनिंग भी डाल रखी है। मान लो पिस्टल शूटर है, उससे राइफल की प्रैक्टिस करवा दी, राइफल शूटर उसको पिस्टल करवा दी, ट्रैप में ले गए, बिग बोर में ले गए। या अगर कुछ नहीं है तो बीच बीच में हमने साइकिलिंग वगैरह भी डाल रखी है, इसमें स्विमिंग का भी डाल रखा है। तो बात वही हो रही है कि शूटर के अंदर मतलब कि इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि यार एलिट शूटर है वो, तो उसको पूरा इंटरेस्ट अपना बना रहेगा, उसने वर्ल्ड कप की खेलना है, उसका एम ही ओलंपिक का होगा, तो अपना इंटरेस्ट बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बोरियत सबको महसूस होने लग जाती है। तो जरूरी है बीच बीच में हम उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, क्रॉस ट्रेनिंग करा दें, कोई गेम करवा दिया, कुछ थोड़ा आपस में टीम बना के वैसे करवा दिया, राइफल वालों से पिस्टल का कंपटीशन करवा दिया, पिस्टल वालों से राइफल का करवा दिया, 10-10 शॉट का। तो उसमें उनका क्या है, थोड़ा एनर्जी बरकरार रहती है और इंटरेस्ट भी बना रहता है। फिर रेड कलर के बाद फिर ये हो गया कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज में मैचेज करवा लिए, फिर उसके बाद में 2 मैच करवाए, फिर नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग। और फिर ये एयर पिस्टल पीटी आगे जाके फिर विद फाइनल वहां पे कंपटीशन हो गया, फिर रिकवरी रिकवरी हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो एक चीज वो भी होता है, यहाँ डाल नहीं रखा,
कि मान लो 10 तारीख को मैच है, तो मैं अगर 7 तारीख को निकला हूँ तो यहाँ पे डिपार्चर आ जाएगा 7 तारीख को, फिर 8 और 9 को, 8 को वहां पहुंच गए, 9 तारीख को रिकवरी होगी, 10 तारीख को शूटर मैच खेलेगा, या 10 तारीख को पीटी है, फिर 14 या 15 तारीख को उसका मैच है। तो बीच में वो शूटर क्या करेगा, उसने ड्राइव प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ करनी है, अगर रेंज मान लो एयर का शूटर है, कहीं पे रेंज अवेलेबल हो सकता है, तो कैसे लेके जाऊंगा मैं शूटर को, या मैं शूटर को वहां भेजूंगा, तो जो शूटर मैच कर रहे होंगे उनके पीछे, अगर मैं शूटर के साथ चला गया तो पीछे वहां बैठना पड़ेगा, तो मैं हो सकता है मेरे असिस्टेंट को कोच भेज दूं कि भाई तू वहां पे उनको ट्रेनिंग करा के लाना, मैंने अपना जो मैचेज करे उनको देखूंगा। तो ये प्लानिंग पहले ही पूरी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे अपना ये जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो फिर हम शाम को फिर दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच हिम्मत सिंह जी, जी बहुत अच्छे से डिटेल में आपने इनको समझाया। शाम को अब इनके कोई डाउट्स हैं कुछ है तो ये शाम की 4 बजे की क्लास में पूछेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बार बार चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, लेट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट 4 बजे अगर कोई नहीं एंटर किया तो सबको जितने आएंगे उन्हीं की क्लास लेंगे हम। जी